या 3.9 या 3.8 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के सामने एक ऐसा चैलेंज पेश कर दिया है जो दुनिया को या तो युद्ध में धकेलेगा या गुलामी के नर्क में धकेलेगा। जो खतरे हैं वो ये हैं कि न पीस प्लान को स्वीकार करने के बाद क्या यमराज का पेट भर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज तक कल तक वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने रुकवाया। वो 61 बार 62 बार दावे कर चुके, 61 62 टाइम्स। अब हरकारा के जो आपके श्रोता हैं वो जेलेंस्की की मदद कर सकते हैं चाहे तो। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, जो मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं। और आज हम लोग भारत से बाहर थोड़ा दुनिया के बारे में बात करेंगे, जहां पर अभी जो एक बात चल रही है पीस प्लान की यूक्रेन में, जो 28 बिंदुओं का एक प्लान डिस्कस हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लोगों और रूसी लोगों के बीच में, जिसमें यूक्रेन को लगभग उससे बाहर ही रखा गया है। और हाँ, तो और इस बीच ये भी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत इच्छुक थे इस बात के कि उनको नोबेल शांति का नोबेल प्राइज मिले उन्हें। और भी कई लोग इच्छुक थे, पर ट्रंप साहब खास तौर पे उसके लिए उन्होंने खासी उनके बार बार वो इस बार पे इशारे करते रहे थे। तो श्रवण जी, ये जो और हम लोगों ने शायद कल एक पीस पढ़ा जो एन एप्पलबाउम का है, जो अटलांटिक में छपा है, जिसमें ये एक वो बताया है कि ये जो पूरा प्लान है वो दरअसल दुनिया को एक नई जंग की तरफ झोंकने की अ, झोंकने की तरफ लेके जाएगा वो। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और इसको लेकर हमारे लिए हिंदुस्तान में इसके लिए क्या मतलब होंगे? देखिए, इसमें दुनिया को एक जंग की तरफ भी ले जा सकता है जिसकी ज़्यादा संभावना है, और गुलामी के नए दरवाजे भी खोल सकता है दुनिया के लिए। मतलब यूक्रेन के बाद फिर और भी कुछ हो सकता है। यूक्रेन के बाद मान लीजिए कि ताइवान हो सकता है, मान या भारत के संदर्भ में जैसा आपने कहा तो कश्मीर हो सकता है। हालांकि फियर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहता मैं। दुनिया का सबसे ताकतवर बुली है जो अमेरिका है, और वो चीन के सामने घुटने टेक रहा है। जी। आपने देखा अभी अर्थ मैग्नेट्स को लेकर जो इस तरह से घुटने टेके हैं, रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चीन के। वो उसने 4 करोड़ की आबादी वाले या 3.9 या 3.8 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के सामने एक ऐसा चैलेंज पेश कर दिया है जो दुनिया को या तो युद्ध में धकेलेगा या गुलामी के नर्क में धकेलेगा। और दुनिया अब देख रही है, मतलब खासकर पश्चिमी देश देख रहे हैं, नाटो के देश, कि अपना सब कुछ तबाह हो जाने। 5 साल का युद्ध है, ये बहुत बड़ा युद्ध है। जी। 22 फरवरी 2022 से चल रहा है, और अ, सब कुछ तबाह हो गया यूक्रेन का। अपना अपनी बहुत कॉस्टली भी साबित हो रहा है। कई लोगों की जानें गई, कई बच्चे अनाथ हुए। मतलब जब युद्धग्रस्त लोगों ने अपने बच्चों को अ, पैदल छोड़ा पोलैंड की तरफ जाने के लिए, तो उनकी पीठ पर उन्होंने उनके माँ बाप का नाम लिख दिया कि वही। और पोलैंड में आज की तारीख में हजारों बच्चे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो सब कुछ तबाह कर देने के बाद क्या यूक्रेन
पुतिन के लिए क्रीमिया और नेतन्याहू के लिए गजा बनने वाला है। देखिए, मैं थोड़ा सा एक जो अपने दर्शकों के लिए एक अलग किस्म से बात करना चाहता हूँ। भारतीय लोगों का भी दुनिया की तरफ ध्यान नहीं है। वो मोदी जी से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। उधर वो निकलना चाहते हैं, मोदी जी फिर खींच के ले आते हैं उनको। कोरोना के टाइम आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल बहुत ही पेनिट्रेट कर गया था जब मैंने पढ़ा था 5 साल पहले। और फिर मैंने उस पर एक आर्टिकल तब लिखा था। उन्होंने 1982 की एक फिल्म, पॉलिश फिल्म, बहुत बहुत ही चर्चित फिल्म है, सोफीज चॉइस, जी, उसका जिक्र किया। और उसमें उन्होंने, मतलब वो कोरोना को लेकर लिखा गया था कि कोरोना के समय सरकार के सामने क्या चॉइस थी। और मैंने उसका इंटरप्रिटेशन ये किया था कि नागरिकों के सामने क्या चॉइस थी। तो फिल्म में पोलैंड की एक यहूदी महिला का चित्रण है, सोफी का। जी, और उसके सामने धर्म संकट ये है कि वो उससे उसे ऑप्शन दिया गया कि तुमको तुम्हारे 2 बच्चों में से एक बच्चे को गैस चैम्बर में भेजना है और दूसरे को लेबर कैंप में भेजना है। अब वो क्या करे, किस बच्चे को गैस चैम्बर में भेजे और किसको लेबर कैंप में भेजे। तो कोरोना के टाइम में नागरिकों को ये विकल्प था कि वो अपने रोटी रोजी की चिंता करें या अपनी जान की चिंता करें। तो वो पैदल निकल पड़े, हजारों किलोमीटर दूर। 47 साल के जेलेंस्की ने जो अपने नागरिकों से बात की अभी जी, ट्रंप के प्लान के बाद, उनके सामने 2 ही विकल्प हैं, ऐसा उन्होंने बताया, जेलेंस्की ने। पहला तो ये कि वो यूक्रेन की डिग्निटी की रक्षा करे, स्वाभिमान की, देश की। और दूसरा ये कि 5 साल से चल रही लड़ाई में एक जो राष्ट्र उनके साथ खड़ा हुआ था, उनको मदद दे रहा था, जो यूरोप दे रहा था, हथियार दे रहा था, पैसे दे रहा था, मिसाइलें दे रहा था, इंटेलिजेंस की शेयरिंग कर रहा था, उसने कहा है कि आप या तो हमारा पीस प्लान स्वीकार करिए या फिर हम ये बंद कर रहे हैं सब कुछ। और वो भी एक तारीख भी दी है कि आपको इतनी तारीख तक ये स्वीकार करना है। मेरे ख्याल से 27 नवंबर है या 28 नवंबर। जी, अब हरकारा के जो आपके श्रोता हैं, वो जेलेंस्की की मदद कर सकते हैं चाहे तो, कि वो 2 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उनको स्वीकार करना चाहिए। मतलब भारत के सामने ऐसी दिक्कत आ जाए तो वो क्या विकल्प स्वीकार करेगा, इसको ऐसे भी देख। मतलब स्वाभिमान के साथ जीने का विकल्प स्वीकार करेगा कि सरेंडर करने का स्वीकार करेगा। मतलब अमेरिकी मदद बंद, तो अमरीकी मदद बंद का मतलब है कि रूस से लड़ने के लिए बिना मदद के कैसे लड़ेंगे आप? जी, इसका मतलब जो पीस प्लान की, मतलब मैं बहुत बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ, उन शहरों के नाम नहीं लिख रहा हूँ,
जिनके मैं उच्चारण ठीक से नहीं कर पाऊंगा, वो बड़े बड़े शहर हैं यूक्रेन के। 5 साल में रूस ने जितने इलाके पे कब्जा किया है, वो सब रूस के कब्जे में रहेंगे, जो पीस प्लान की शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि वो अपनी मिलिट्री ताकत में इजाफा नहीं करेगा यूक्रेन। तीसरा ये है कि वो नाटो की मेंबरशिप ना तो लेगा, ना नाटो उसको लेगा, और न नाटो का जो सुरक्षा कवच है वो उसको मिलेगा, डिफेंस कवर जो है मिलेगा। और जैसा कि हमारे श्रोता जानते भी होंगे कि यूक्रेन इज वेरी रिच इन इट्स मिनरल एंड एवरीथिंग, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर, ऑल दिस। तो वो ट्रम्प का परिवार या अमेरिका के साथ साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी करेगा। अब मैंने जैसा कहा कि अ, युद्ध का अर्थ मतलब, अगर वो युद्ध स्वीकार करता है यूक्रेन, तो गजा में तब्दील हो जाएगा। अब बताइए ना कैसे लड़ेगा मतलब। इसमें एक एक पक्ष ये भी है कि अगर यूक्रेन अ, झुकता है या हारता है तो बाकी यूरोप के जो लगे हुए देश हैं, जो कि रूस की पहले भी जो उनके हमलों या उनके द्वारा रौंदे जा चुके हैं पहले भी, जिसमें पोलैंड शामिल है और भी कई देश जो शामिल हैं उसके आसपास, उनमें ये लगातार सवाल उठता है कि भाई उनके पास तो उनको कल कौन रोक रहा है कि हमारे यहाँ भी वो आ सकते हैं और अपनी जो क्रूरता और हमले कर सकते हैं उस तरह से, या युद्ध छेड़ सकते हैं। तो एक तरह से वो गेट कीपिंग एक जगह भी है जिसको लेकर भी बात हो रही है कि यूक्रेन को नहीं रोकोगे, तो यहाँ नहीं रोकोगे रूस को, तो वो फिर कहीं भी आ सकता है, फिर तो कोई शर्त कुछ भी नहीं रहता। एक पूरी तरह की अराजक स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी तरफ वो एन एप्पल बॉम्ब भी कह रही हैं, और भी कई लोग कह रहे हैं कि ये अगर टिमोथी स्नाइडर भी ये कह रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर वो और अमेरिका जब से ट्रम्प आए हैं खास तौर पे, तो लगातार वो देखा जाए तो उनका लगातार जो रवैया रहा है वो पुतिन के प्रति कभी भी जिसको बोलते हैं कि एक क्या बोलते हैं, कड़ा रवैया उन्होंने नहीं अपनाया। हालांकि पूरी दुनिया उनको एक वॉर क्रिमिनल मानती है बहुत सारे देशों में, और आईसीसी भी मानता है। तो बट पुतिन को उन्होंने अमेरिका बुलाया भी, और वो लगभग रूस की जो शर्तें नियम है उन सब की दलाली करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं इस पूरे मामले में। तो अब यूरोप के बीच में ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि हम अमेरिका के साथ हम कितना काउंट करें अमेरिका को, अगर यूक्रेन के लिए अगर आप साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक नई दुनिया की तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ता है, नए समीकरणों की तरफ। उसमें एक क्लॉज है, रूस जो है वो यूरोप की तरफ आंख नहीं उठाएगा। यूरोप में के जो देश हैं, नाटो के जो देश हैं, उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो पीस प्लान का की जो शर्तें हैं, उसमें रूस के लिए भी कुछ प्रतिबंध हैं कि उसको क्या करना है। वो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर बहुत सारे देश जो पोलैंड है या तो हंगरी है या स्लोवाकिया है, तमाम अ, जो देश हैं, वहाँ खतरा तो है। क्योंकि नाटो के देश अगर वहाँ मिसाइल्स अपनी तैनात नहीं कर पाएंगे, तो भी एक बड़ा खतरा है। क्योंकि बुल्गारिया जैसे जो देश हैं वो तो रूस के पूरे सैटेलाइट हैं, वहाँ डिक्टेटरशिप है। जी। पर यूक्रेन अ, का अगर वो स्वीकार कर लेते हैं इस प्लान को, तो फिर एक राष्ट्र, पूरा का पूरा राष्ट्र, आप मान लीजिए ये हाराकिरी कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। मतलब मुझे नहीं पता उस परिस्थिति में जेलेंस्की क्या करेंगे। वो स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहेंगे क्या?
मैं इसमें इसको फोकस बहुत अलग तरीके से कर रहा हूँ। जो मैंने शुरू में कहा सोफिस्ट चॉइस का जो मैंने मामला बताया, जी। और युद्ध का परिणाम जो होगा वो रूस की आर्थिक तबाही पर भी होगा। जैसे अभी अ, नाटो के जो देश हैं उनके अमेरिका के साथ संबंधों पर होगा। अभी रूस का करोड़ों टन तेल बीच जहां समुद्र के बीच में पड़े हुए जहाज, इस प्रतीक्षा में कि ये जो रूस के खिलाफ सैंक्शंस हैं वो अमेरिका की खत्म हो जाए। तो जिन कंपनियों पर जो तेल धोने वाली कंपनियां उन पर लगाई है, भारत का भी इंटरेस्ट है। रिलायंस ने बंद कर दिया है तेल का आया रूस से अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए। अमेरिका का बहुत जबरदस्त प्रेशर है भारत पर, तो हमने लगभग बंद कर दिया है। और अभी नए समझौते किए हैं हमने अमेरिका से ऑयल एंड गैस के। तो इ- जो खतरे हैं वो ये हैं कि न, पीस प्लान को स्वीकार करने के बाद क्या यमराज का पेट भर जाएगा? तो फिर इसकी क्या गारंटी कि चीन को खुश करने के लिए ट्रम्प ताइवान से नहीं कहेंगे कि आप चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए, और आप नहीं करेंगे तो हम अ, आपको सब मदद और नाटो का कवर और अमेरिका का कवर बंद कर देंगे। ताइवान के ऊपर जिस तरह से चाइनीज प्रेशर बढ़ रहा है वो अब तो काफी गंभीरता से देखा जा सकता है। तो अगर हमको बहुत ही फोकस्ड बात करना हो अपने दर्शकों के लिहाज से, तो वो ट्रम्प ने या अमेरिका ने दुनिया को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। और बहुत कुछ निर्भर करेगा जेलेंस्की क्या करते हैं। मंजूर करते तो क्या होगा, पीस प्लान को खारिज करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि जेलेंस्की ने मना नहीं किया है। उन्होंने बहुत ही जो भी है उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो किया है, उस पर सोचने का या बात करने का, इसको आउटराइट रिजेक्शन कहते हैं, वो नहीं किया है। जी। क्योंकि है तो बड़ा डायलेमा ना कि अ, क्या करेंगे। तो जैसे मैं एक चीज ये सोच रहा था, आपने भी कहा कि जो स्वीडन की नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी है वो स्टॉकहोम की, वो सोच रही होगी कि हमने ट्रम्प को नोबेल प्राइज, पीस प्राइज नहीं देकर गलती की या ठीक किया। और अब दे देते तो क्या वो क्या करते, और नहीं दिया तो वो क्या कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आपको पुरस्कार मिले या नहीं मिले, आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। हो सकता है करने के बाद और ज्यादा एग्रेसिवली करते, और चूंकि नहीं दिया है इसलिए हो सकता है उसकी प्रत्याशा में वो एग्रीमेंट्स करवा रहे हों कि भाई इस साल नहीं, अगले साल। तो आपने देखा कि नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर,
को लेकर आज तक, कल तक वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने रुकवाया। वो 61 बार 62 बार दावे कर चुके, 61 62 टाइम्स। और उनको नोबेल के लिए नामित करने में इजराइल और पाकिस्तान दोनों दोनों ही उनको नामित कर रहे थे। तो ये भी एक देखने वाली बात है। पर जो आप बात कह रहे हैं उसमें जो दो तीन बातें और शायद भारत को लेकर भी हो हैं कि भाई कल को अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि सिंदूर ही 4 दिन की लड़ाई छिड़ी, पर उसको लेकर जो दुनिया का जो रवैया रहा, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया, वो अपने आप में ये दिखाता है कि अगर ये कहीं कभी कहीं कोई एक गंभीर स्थिति बनती है तो आपके साथ कौन खड़ा होगा और क्या करेगा वो, और कितना आसान है कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ो और उसके बाद जो है एक अराजक स्थिति लेकर आ जाओ। अ, और उसके बाद फिर अगर हम इसको एक जैसे जैसे वॉर गेम्स कहते हैं, ये लोग सोचते हैं कि सिमुलेशन में कैसे ऐसा होगा फिर कैसे क्या होगा, तो तब आप सोचें, और ये सोचने की बात है हम शायद भारत में बैठे हुए लोगों को, एक कि हम दरअसल दोनों जगहों पे, यूक्रेन में भी और गजा में भी, हम उनके साथ हैं जो जिन्होंने हमला छेड़ा, जिन्होंने जंग किया। और दूसरा ये कि कल को जब हमारे साथ होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि जाहिर तौर पे सिंदूर के दौरान तो पूरा जो सारे हथियार थे वो चीन से पावर्ड थे। अमेरिका जो अभी अपनी रिपोर्ट्स दिखा रहा है, उस सब में दिखा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ ऊपर था, और वो बार बार जलील कर रहे हैं भारत को कि मैंने युद्ध रुकवाया, इतने जहाज गिरे, वो भी यही सब बातें चल रही हैं वहां पे। तो उस क्योंकि हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हम उस दुनिया से बाहर हैं, जो दुनिया और उसमें जो इस समय की जो गतिशीलता है, जो डायनामिक्स चल रहे हैं। तो और फिर ये जो नई दुनिया अगर बनती है, हालांकि ये भी बड़ा अजीब है कि डोनाल्ड ट्रंप को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि वो जो भी कुछ करते हैं उसके बहुत गंभीर अ, तकलीफें दूसरों के लिए होती हैं, वो चाहे अमेरिका में रह रहे लोग हैं या लैटिन अमेरिका के हैं या यूरोप में हैं, हम लोग हैं यहाँ भारत में हैं। तो पर यह है कि वो एक सीरियस, जैसे कि ये जो पूरा जो 28 बिंदुओं का जो पीस प्लान है, ये दो बिल्डर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बनाया है। ये कोई डिप्लोमेट्स या कोई जिसको कहते हैं पॉलिटिशियंस ने नहीं बनाया, जो लोग ज्यादा समझ रखते हैं, इन चीजों को नुआंस समझते हैं, एकेडमिक्स नहीं है ये लोग जो है, और वो उसी को सच मान लिया गया है। तो ये उस तरह की बात भी है जैसे कि कई सारे नक्शे बनाए गए भारत चीन के बीच के, अब जो एक आदमी जो कोई कभी गया भी नहीं, उसने एक लाइन खींच दी और कहा कि कल से ये दुनिया इस तरह से है। वो गजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ भी ऐसे ही किया गया था, जो अंग्रेजों ने किया था। तो ये जो पूरा होता है कि जब आप बंदर के हाथ में उस तरह दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब चीजें इसके बाद भी ठीक हो जाएंगी, तो कैसे ठीक होंगी पर उसके बाद। देखिए ना, गजा में क्या हुआ है ना, अभी भी मार रहे हैं लोगों को। प्रेशर डाल के हमस को राजी किया, सारे बंधक छुड़वाए वहां से, हमस की कैप्टिविटी से। और हमले अभी भी चल रहे हैं, जी। और फलिस्तीनी अभी भी मारे जा रहे हैं। और फिलिस्तीन को लेकर जो पीस प्लान है वो अभी अस्तित्व में नहीं है। और गजा के रिकंस्ट्रक्शन का जो पूरा मामला है वो अधर में लटका हुआ उसके उसके टेंडर्स सोचे जा रहे हैं कि कैसे इसको हम है। प्रॉपर्टी बदलेंगे इसको। तो उसको प्रॉपर्टी में बदलने की बात। यूक्रेन को लेकर आप अगर एक क्रोनोलॉजी को देखें, वो खतरनाक है। वो ट्रंप का जो चरित्र है, वो अमेरिका का जो चरित्र है उसको एक्सपोज करता है। उन्होंने, ट्रंप ने, अमेरिका ने जेलेंस्की का साथ दिया हर तरह से, ये मानते हुए कि पुतिन दबाव में आ जाएंगे। और उन वो जो कह रहे हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं, उन शर्तों पर वॉर खत्म होगा, ये उनको मानता। तो आप जो आपने जिक्र किया आईसीसी के, उनको जो क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल बताया पुतिन को, तो वो किसी ऐसे देश में नहीं जा सकते थे जो आईसीसी का मेंबर है, या ऐसी जमीन पर नहीं जा सकते थे जहां उनको गिरफ्तार कर।
तो वो अलास्का में इनकी मुलाकात हुई, ट्रंप की और पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई, और उसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई और बड़ी आशाएं बंधी। उसमें एक ये भी था कि एक मुलाकात फिर से होने वाली है। और अ, फिर आपने देखा कि बुडापेस्ट में ये मिलने वाले थे, और पुतिन वहां घूम कर जाने वाले थे। ऐसे राष्ट्रों को पार नहीं करने वाले थे जो जो हॉस्टाइल है। बहुत लंबा रूट था, 5,000 माइल का था। लास्ट मिनट पे वो कैंसिल हो गई मीटिंग। हम अगर क्रोनोलॉजी में जाएं तो हमको वो दृश्य भी याद रखना चाहिए कि जब जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के बुरी तरह अपमानित किया है, जी। और जब ट्रंप उनको झाड़ रहे थे, तब वांस भी उनके बगल में बैठे हुए थे, जेडी वांस, जी। एंड ही वाज ह्यूमिलिएटेड टू द कोर्ट। अब उसके बाद फिर जेलेंस्की नजदीक आ गए अमेरिका के। वेस्टर्न यूरोप के तो नजदीक थे ही वो शुरू से। जी। और अब ये फिर दूर हो गए जेलेंस्की। अब जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कोई कंपल्शन है कि उन्होंने वो डेडलाइन तय कर दी और पीस प्लान पेश कर दिया। इस समय पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा जोरान ममदानी और ट्रंप के बीच 30 मिनट की बातचीत को लेकर है, जी। और उसके डिटेल्स आ रही हैं। मतलब मिनट दर मिनट भी आ रही है। पहले क्लिप्स आई थी, अब सेगमेंटेड आ रहा है कि पहले 15 मिनट में, 10 मिनट में ट्रंप ने क्या कोशिश की, किस तरह से हावी होने की कोशिश की, बाद के 15 मिनट में क्या हुआ, उसके बाद के 5-7 मिनट में क्या हुआ, उसके बाद 5-7 मिनट में क्या हुआ, रिपोर्टरों के सामने क्या हुआ। और जब उनसे, ममदानी से पूछा कि आपने इनको फासिस्ट कहा था, तो क्या अभी भी आप, तो फिर उसका जवाब ट्रंप ने दिया कि आप बोल दीजिए ना कि हाँ वगैरह, या आप मत कहिए। नहीं, उसने कहा कि आप कहिए, आप एक्सप्लेन मत करिए, हाँ बोल दीजिए, हाँ हाँ, बोल दो, हाँ वही, ये बिल्कुल। हाँ। तो ये सब चला, और फिर आखिर के 5-7 मिनट में का कंक्लूजन ये है कि वो विजेता की तरह निकले। और फिर उसका एक जो नटशेल में कंक्लूजन आया, जो अभी भी चल रहा है सोशल मीडिया, कि अगर किसी डिक्टेटर के सामने आप फियरलेसली खड़े हो जाएं तो फिर उसको भी झुकाया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेलेंस्की न तो न्यूयॉर्क जैसे संपन्न शहर के मेयर हैं, और न ट्रंप की पूरी संपदा, ट्रंप टावर सहित यूक्रेन में है, वो न्यूयॉर्क में है। और अमेरिका की पूरा जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो पूरी संपत्ति है, बड़े बड़ी कंपनियों के जो मालिक है, वो सब न्यूयॉर्क में है। और अपनी दूसरी टर्म पूरी करने के बाद ट्रंप को न्यूयॉर्क जाना है, फ्लोरिडा नहीं जाना है। तो वो वो अ, ममदानी के ईगो की पेम्परिंग को अफोर्ड कर लिया उन्होंने, ट्रम्प ने। पर मेरा इसमें मानना यह है कि अगर ट्रम्प जेलेंस्की को धोखा दे सकते हैं, या उनके साथ एक तरह का
कुठाराघात हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, तो आगे चलकर वो ममदानी को भी निपटा सकते हैं। बिल्कुल। और ममदानी तो अभी चुने गए हैं, उन्होंने शपथ नहीं ली है। उन्होंने एलोन एलोन मस्क जो अपने फंडर को ही निपटा दिया, एलोन मस्क को, और जो भी जो मागा वाली एक लीडर थी उनको उन्होंने किनारे उसको हटा दिया, भगा भगा दिया पूरी तरह। लगा। तो कोई नहीं है उनका, ये तो कहते हैं। तो इसलिए वो अगर अपनी पार्टी की एक प्रमुख महिला को अगर मजबूर कर सकते हैं इस्तीफा देने के लिए, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो वो ममदानी तो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो अब जैसे टू कंक्लूड अवर टॉक, जी। ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने 350% टैरिफ की धमकी देकर अ, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई को रुकवाया। अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना सब कुछ दे दिया है ट्रंप को। दे भी दिया है, और वहाँ पे जो जैसे कि हर चीज वहाँ ट्रम्प खुद बोलता है ना। यहाँ पे हम जब भी हम डिफेंसिव होते हैं तो हम जो है एमईए के जायसवाल साहब को खड़ा कर देते हैं। हम हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहा होता, या हमारे यहाँ से कोई ऐसी जो जो बाकी टाइम पोस्टर पे जो रहता है वो आदमी नहीं बोल रहा होता कि भाई हमारी देश की क्या इसमें पोजीशन है इसको लेकर। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप ने जो दावे किए और अभी भी बरकरार हैं, और जेलेंस्की को जो एश्योरेंसेस दिए थे उसका बिट्रेयल हुआ या खत्म हुआ, उसके बाद जो विकल्प दिए, ऑप्शंस दिए दो, अ, उससे हमको चिंतित होना चाहिए भारत को। बिल्कुल। और वो चिंतित ये होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपना सब कुछ सौंप दिया है ट्रंप को। दो बंदरगाह दे दिए अभी, अगर आपने नोटिस किया हो अपने पोर्ट। तो ये पोर्ट इसलिए दिए कि अफगानिस्तान ने जो एयरबेस है बगराम का, वो देने से मना कर लिया। तो इसका मतलब है कि हमको चिंतित ये होना चाहिए कि जो पोर्ट्स दिए गए हैं वो किस काम आएंगे, क्या उपयोग होगा उनका, किसके खिलाफ होगा। और दूसरा ये है कि किसी दिन, कोई दिन, मतलब मैंने शुरू में भी कहा, मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, पर ये सोचने की तो बात है। पर सोचने के लिए एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के इतने प्रभाव में आ जाए ट्रंप कि वो ये कहे कि पीओके पर तो आप अपना दावा छोड़िए, जो श्रीनगर वाला कश्मीर है उस पर आप पाकिस्तान के साथ बातचीत कीजिए और अमेरिका उसकी मध्यस्थता करेगा। मेरा एक कोई बिल्डर आके बात करेगा आपसे, आप वो तय करेगा कुछ ऐसे में। और फिर वो धमकी दें कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं 500% की टैरिफ लगा दूं, कि आपके सारे लोगों को निकाल दूंगा, सारी कंपनियां बंद कर दो। तब हम क्या करेंगे? मैं आखिरी लाइन बस कहना चाहता हूं कि एक जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ट्रंप जहां जहां जाते हैं मोदी जी नहीं जाते, और अभी भी साउथ अफ्रीका इसलिए गए कि वहां ट्रंप नहीं आए G20 की बैठक में। मेरा कहना है मोदी जी ठीक कर रहे हैं। वो इस समय ट्रंप से अगर दूरी बनाकर चल रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि डिप्लोमेटिकली वो भारत के हित में काम कर रहे हैं। कि हमारी ट्रेड टीम्स को लगा दिया है, जैसा आपने कहा, रणबीर जायसवाल ब्रीफ करते हैं, और जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो ट्रेड डील में लगे हुए हैं। मोदी जी ने दूरी बना ली है। नहीं, पर अगले महीने पुतिन दिल्ली आएंगे तो शायद फिर से अपना उनको पुतिन का मामला, पुतिन से हमारी इक्वेशन अलग है और ट्रम्प से अलग है। हमारी हमारे मोदी की खूबी है ना कि वो
इटली के प्रधानमंत्री से उनकी जो मित्रता है वो अलग लेवल पर है, और यूरोप के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से अलग लेवल। ये पर ये आपने इसमें कोई बात कि जब वो वीडियो अगर आते हैं जिसमें वो हंस रहे होते हैं और सामने वाला उनसे बड़ा वो होता है, तो बोल क्या रहे होते हैं? ये कभी समझ में नहीं आया कि सारे जो वीडियो और रील्स इस तरह की जो आती हैं, चाहे वो मेलोनी के साथ हो इटली की या बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, मोदी जी एकदम बहुत ही लगता है कि बहुत एक गले लग रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं, किसी बात पे हंस रहे हैं। पर वो बात क्या करते हैं ये इस देश को अंदाजा नहीं लग पाता, और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या बात, ऐसी क्या बात थी। वो चुटकुले देश के साथ जो है साझा नहीं किए जाते। तो अभी जैसे कि पुतिन साहब आएंगे तो शायद वो फिर से उनको बता सके कि यूक्रेन में तो जो जंग छेड़ना बेकार की बात है, और जैसे कि नहीं, उन्होंने नॉर्थ मेरा हुआ ये नहीं नहीं, पुतिन जब तक आएंगे तब तक बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। पुतिन को आने में देरी है। ये यूक्रेन का मामला किस करवट लेता है, ये बहुत सारी चीजें दुनिया के लिए तय करने वाला है। तो पुतिन की जो विजिट है वो होगी कि नहीं, अगर आपके दर्शकों को जानकारी होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री किन परिस्थितियों में यूक्रेन पहुंचे थे, कीव, हाँ कि वारसा तक हवाई जहाज से गए, वहां से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके कीव गए, वहां 5-6 घंटे ही रहे, और फिर 10 घंटे चल के आए पोलैंड, और फिर लौटे। नहीं, उसमें ये हुआ कि जेलेंस्की ने फिर ये कहा कि आप आए तो यहाँ पे, और पुतिन आपके दोस्त हैं, आपके जाते ही हमारा अस्पताल जो है उस पर मिसाइल गिरा दी गई। मैं वही कह रहा हूँ कि जेलेंस्की ने काफी आलोचना की उनकी, मोदी जी की, वेलकम नहीं किया, ये मैं कह रहा हूँ। जी क्योंकि पुतिन का पीस प्लान लेकर वो गए थे वहां, और लौट के फिर आए और फिर रूस चले गए पुतिन को ब्रीफ करने के लिए। तो हमारा रूस के साथ जो रिश्ता है वो ट्रेडिशनल है और काफी अलग किस्म का है। हम रूबल में पेमेंट करते हैं रूस को बहुत सारी चीजों में, जी और अब चीन को युआन में करने लगे हैं बहुत सारी चीजों में। और वही बड़ा एक नाराजगी का कारण भी है ट्रम्प की, कि हम डॉलर के पैरेलल एक इकोनॉमी ब्रिक्स में खड़ी कर रहे हैं, जिसमें लेन देन का पूरा इशू चेंज हो रहा है। तो हम अपनी बातचीत को निधि जी समाप्त करते हैं। हमने भारत के बहाने भारत को बीच में लाते हुए एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो चल रहा है यूक्रेन को लेकर और जो ताजा स्थिति है उस पर अपनी चिंता जाहिर की है। जी और वो चिंता के केंद्र में वही है जो मैंने आपको, वो एक जो कोरोना के समय जो विकल्प था नागरिकों के सामने, जी वही विकल्प जेलेंस्की के सामने है, कि अपने स्वाभिमान को बचाएं, कि अ, जान बचाए या अपना अपनी गैरत को बचाए। बिल्कुल। कि तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपके दर्शकों को ये इसके जरिए कुछ थोड़ा बहुत जो चल रहा है उसकी जानकारी मिलेगी। और ये वो इस बात की दुनिया को, दुनिया में जब जब बंदूकें खड़ी होती हैं और उसके सामने जब इंसान होता है, तो आप किसकी तरफ खड़े होते हैं, ये भी एक सवाल है जिसको लेकर शायद जो जो लोकतांत्रिक देश थे, खासतौर पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक लगता था कि एक नियम की व्यवस्था है, वो नियम की व्यवस्था अब टूटती बिखरती दिखलाई पड़ रही है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि लगातार जो तानाशाही टोटलिटेरियन टेंडेंसी हैं वो अभी होती हैं, डेमोक्रेसी फिसल रही है, लुढ़क रही है अपनी जगह से। और वो दुनिया के साथ साथ हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने यहाँ भी देख सकते हैं। श्रवण जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये बहुत अच्छा था कि हम बार बार देश की चीज़ों की चिंताओं के बारे में बात करते हैं, पर ये हम दुनिया में हम कहाँ हैं और दुनिया इस तरह से बदल रही है और वो हमको कैसे बदलेगी, इसके बारे में अक्सर हिंदी में नहीं, कम। इसमें इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इतना जो चल रहा है उसमें हम कहीं नहीं है, हमारी भूमिका कहीं नहीं है, ये मैं कहता जी हूँ। वी आर नॉट एनीवेयर।
जबकि हम देख सकते हैं कि कैसे शांति में या गांधी का नाम था या दुनिया में जिस तरह से नेहरू की एक तरह का नेतृत्व था, वो सब एक इतिहास में हम देखते हैं। दक्षिण साउथ एशिया में जिस तरह से एक नेतृत्व था हमारा, वो सब अब हम देख सकते हैं कि वो एक गौण और अप्रासंगिक होता दिखने लगा है। बहुत शुक्रिया सर, हम लोग फिर दोबारा से मिलेंगे, बात करेंगे। और दर्शकों, आप भी अपना ख्याल रखिए, और ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा करिए, इस चैनल में सब्सक्राइब करिए और कार्यक्रम को लाइक भी करिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।